को। देखिए यही बात हम प्रतिशोध में पहले कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक बात देखिए, क्या इनको नहीं पता था कि इजराइल फ्राइडे को अटैक करने वाला है? इनको शक होगा, चाहे ये संडे को स्टीव विटकॉफ के साथ इनकी ओमान में मीटिंग है, इनको शक होगा। चलिए इजराइल ने अटैक कर दिया, इजराइल के पास वो क्षमता नहीं थी कि फोर्डो को नीचे तक मार दे 200 फीट, चलिए मान लिया। क्या इनको यह नहीं पता था कि ट्रंप अटैक करेगा? क्या इन्होंने पहले एनरिच्ड यूरेनियम अलग ठिकाने नहीं लगाया होगा? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। देखिए जब कोई प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी देश का इतना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, तो उनका क्या होता है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अगर ईरान में सेफ नहीं है तो चुपचाप इराक भेज देंगे, चुपचाप यमन में थोड़ा सा। ये सारे के सारे लोग अपनी प्लानिंग करके रखते हैं, सारी की सारी। कंट्रोल क्यों करता है ईरान? ईरान क्यों इतने आतंकवादी संगठन कंट्रोल करता है कि यार हमारे पास सेफ नहीं है, इसके पास रखवा देंगे। ये बात अब यही ट्रंप कह रहा था, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसी के इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह बोला था कि सर ये यूरेनियम गायब हो गया है। नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना। अब यही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, है कुछ गायब हो गया, मैं बोल रहा हूं। अब बोलो। हाँ, तो ये उस तरह की बात है कि आसमान नीला होगा तो हम हमला नहीं करेंगे। तो सबने कहा कि आसमान नीला है, नीला साहब नहीं, लेकिन आसमान नीला होगा तभी हम हमला करेंगे। इस तरह का ट्रंप का ये स्टेटमेंट। खैर ये ट्रंप जानते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने इस बीच जारी किया है ट्रैवल एडवाइजरी। एडवाइजरी में ईरान की यात्रा की मनाही। ईरान जाना खतरनाक हो सकता है, ईरानी मूल के अमेरिकियों को ज्यादा खतरा। यूनाइटेड स्टेट विदेश विभाग ने जारी की एडवाइजरी। असल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईरान के मूल के हैं, मतलब वो रहने वाले, उनका ओरिजिन ईरान का है, लेकिन अब वो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि वहां जाओगे तो खतरे में आओगे। मुझे एक चीज और लग रही है, शायद अमेरिका को ये लग रहा है कि ये जो ईरान के मूल वाले लोग हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं स्पाई ना कर रहे हो, जासूसी ना कर रहे हो, इसलिए ये कह दिया गया है देखो जाओगे तो फिर रिस्क तुम्हारी है, क्योंकि उसके बाद पिट पिटा गए तो मेरे से मत बोलना। क्या ये बात सही है सर? ना ये आपने एक नया पहलू दिया। हाँ। इस पर मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आप बात सही हो सकती है। वो आप जो कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कोई जासूसी कर रहे हैं और वहां जाके खबर देना चाहते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया। और दूसरी बात है कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं सर कि जब ये सब चल रहा था, नेतन्याहू उधर मार रहे थे, अमेरिका उसमें शामिल हुआ था, आपने देखा अमेरिका में अचानक कुछ जगहों पर कैसे विरोध होने लगा था। नहीं नहीं ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं हमास के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं। इनको उनके मानवाधिकार ज्यादा नजर आते हैं जो दुनिया भर के मानवाधिकारों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए मुझको लगता है चेतावनी दी। बिल्कुल चेतावनी है। और दूसरी एक बात और है, ट्रंप की एक और पेशोपेश है, वो ये है कि जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि कोई अमेरिकन अगर कहीं फंसा है तो आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी है उसको वहां से निकालना। अब ये बंदे वहां चले गए और वहां इन लोगों ने उसको पकड़ लिया, अब आपको तो जरूर कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ये बात जो है सर, ये बात बड़ी खतरनाक है। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस्लाम में तो कई जगहों पर यह कहा जाता है कि भाई साहब आपका बाउंड्री से, आपकी उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है जी। आपकी तो जो एलिजियंस होनी चाहिए वो जहां होनी चाहिए आपको बता दी गई, खुद मुख्तारी अल्लाह की। हाँ, तो अगर ऐसा है सर, तो ये बेशक कई लोग अमेरिका के हो जाएं सिटीजन्स, लेकिन उनका क्या, उनकी निष्ठा अमेरिका के साथ होगी? देखिए ऐसा है कि कई ईरानी हैं बहुत परेशान हैं ये खमेनेई की रजीम से, और कई ईरानी हैं पसंद नहीं करते ये जो करंट रजीम है, और वे ईरान के अंदर भी हैं और ईरान के बाहर भी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में जो धरपकड़ मची है ईरान के अंदर कि ये भी जासूस है, ये भी जासूस है, बिल्कुल ठीक बात है जो सर ने बोली है कि आज की तारीख में अगर कोई अमेरिका से गया, वो तो अमेरिकन सिटीजन है, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। वो अपनी बुआ से मिलने गया, अपनी मौसी से मिलने गया, खमेनेई ने बोला तू अमेरिका का जासूस है, पकड़ लिया। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा साहब, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। जासूसी हो ना हो वो बात की बात है, अमेरिका फिर फंस जाएगा इस लड़ाई में। अभी अमेरिका ऊपर से बम मार रहा है, पर जब तुम्हारे नागरिक फंसेंगे तुम ऊपर से बम थोड़ा ना मारोगे, फिर तुम्हें लैंड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी उनको बचाने के लिए। ये क्या करेंगे, हम नहीं उन लोगों को परेड कराएंगे, पब्लिक शेम बनाएंगे, और उसके चक्कर में अमेरिका को उतरना पड़ेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड। ये चक्कर है, इसलिए उसने कहा भाई जाओ मत, जाना बंद। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहां की एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई अमेरिकन कहीं फंसता है तो उसको निकालना प्रेसिडेंट की आर्म फोर्सेस के थ्रू जिम्मेदारी। ये उनका चार्टर 5 है, ये चार्टर 5 है, जैसे नेटो का चार्टर 5 है, ये इनका अमेरिकन का ये चार्टर 5 है, कोट एंड कोट कह रहा हूं। तो इसमें दोनों तरह की जटिलताएं हैं। एक तो जटिलता वो है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया कि उनकी बेशक वो वहां के नागरिक बन गए हो, लेकिन क्या निष्ठा अमेरिका के साथ है? और दूसरा यह है कि अगर अमेरिकी नागरिक है तो फिर अमेरिका का पूरा उनका दायित्व बनता है कि अगर किसी खतरे में है तो उनको बचाएं, बेशक बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़े। और इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था
भारत भी अपने आप को बड़ी उहापोह की स्थिति में पाता है। हम देख रहे थे कितने सारे लोग जो उधर से आकर भारत में रह रहे थे, उनको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उधर भेजने का काम किया गया। ये उहापोह सर, इससे कोई बचा जा सकता है? बहुत मुश्किल है। जब तक आप में वो राजनीतिक समझ ना आए, जब तक, मैं अक्सर कहता हूं शत्रुबोध, जब तक आपको यह पता न लगे कि जो बाहर से लोग अंदर आए हैं भारत के, वो भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षमता। ये रोहिंग्या आए वहां से, बंगाल से आते आते पहुंच गए जम्मू कश्मीर। अब कहां बंगाल है, कहां जम्मू कश्मीर है? फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ये साउथ में बैंगलोर में बैठे हुए हैं, बताइए, और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कल अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, आप किसको धर पकड़ेंगे? किसको धर पकड़ेंगे? और ये घर में जो घुसे हुए हैं लोग, अगर उन्होंने, जब आप दुश्मन से लड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ने, हाथ पकड़ने ये शुरू कर दिए, तो आप अपने आप को कैसे आजाद कराएंगे इनसे? ये बड़ा चैलेंज है। ऑपरेशन सिंदूर पर रहने से अजीत डोभाल का बहुत बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अड्डे तबाह हुए, पाकिस्तान के 9 टारगेट हमने उड़ाए, भारत में नुकसान का कोई सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। अजीत डोभाल ने कहा कि भाई दुनिया भर में, आज के जमाने में तो दुनिया भर में सबूत दे दिए जाते हैं, तुरंत मीडिया एक्टिव होकर ये बता देती है कहां कितना नुकसान हुआ। हमने तो तुरंत बताया और दुनिया भर की मीडिया ने भी बताया। पाकिस्तान ने बाद में जो बताया वो फोर्ज लेकर आया। ये डोभाल साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई देखिए, बाद में वो नकली ही लेके आए। बिल्कुल। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ठीक है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छलावा करा, बहुत बड़ा फ्रॉड करा। पाकिस्तान ने बोला कि साहब जो इंडिया सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है, वो सैटेलाइट इमेजेस शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इनके साथ है, इसीलिए वो झूठी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई भारत ने। ये कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाइना की भी तो सैटेलाइट इमेजेस हैं, तुम दिखा देते। चाइना भी नहीं दे पाया सैटेलाइट इमेजेस। जो भारत ने नुकसान करा वो चाइना को पता था, इसलिए चाइना ने बोला कि तुम मत दिखाना, हम तो तुम्हें दे देंगे। कल दिखाओगे तो पता लगा कि नूर खान बेस का हलवा बना दिया। पाकिस्तान इज द कंट्री which paints every picture with the same brush, fraud brush। ये सर, ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, दुनिया भर में ये अभी जाके अपनी पीठ भी खुद ठोक लेते हैं कि हमने बड़ी दूरदर्शिता से हमारी एयरफोर्स ने काम किया और ये किया। ये सर, ये दुनिया तो देख रही है, ठीक है, ये अपनी डफली खुद बजा रहे हैं, लेकिन दुनिया इनको कैसे सुन लेती है? देखिए ऐसा है दिनेश, दूरदर्शिता वाली बात से मैं एकदम सहमत हूं। अच्छा, दूर से दर्शित किया। अच्छा, दूर से ही देखा। हाँ, दूर से पास में जाके कुछ नहीं किया। पास में कुछ नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने दूर से देखा और हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर, ये देखा मैंने। ये उतनी ही बात कर रहे हैं, इसी आगे वाली बात नहीं। इसी नोट पर अगली खबर, वॉर का सच सामने आते ही बौखलाया आसिम मुनीर। चीन और तुर्की की मदद को नकारने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर द्विपक्षीय था। अच्छा चुटकुला है। चीन ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, मुनीर ने कहा। भारत सबूत देकर बताए कि कैसे चीन ने मदद की। लीजिए, जब हमने इनको यह सबूत दिया कि नूर खान का हलवा बन गया, जब यह सबूत दिया कि दर्जन भर एयरबेस तुम्हारे बर्बाद हो गए, जब यह सबूत दिया कि मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर ब्रह्मोस चला गया, जब यह सबूत दिए कि मुरीद के और बहावलपुर को हमने नस्तानाबूद कर दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आया। अब तुम्हें एडिशनल सबूत चाहिए कि चीन ने कैसे मदद करी। चीन ने ऐसे मदद करी कि जब बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान से फोन आया इंडिया और बोला कि जो वेक्टर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्लीज ये मत करिए। तुम्हें कैसे पता? तुम गुलेल चलाने वाले लोग, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम किस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। वी न्यू इमीडिएटली दैट चाइना वाज इन्वॉल्व्ड, और तुम्हारे 3 टर्किश फौजी मारे गए जो वहां पे ड्रोन चला रहे थे। इंडियन स्ट्राइक से 3 तुर्किश फौजी मारे गए। इसलिए हमें यह पता लगा कि टर्की इन्वॉल्व है, क्योंकि टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले हैं वहां पे। हथियार देना एक अलग चीज है दिनेश भाई। नहीं, ये वो वाली बात है ना। ये देखिए, आप वहां के जब आतंकवादियों को मारा गया, उसमें फातिहा पढ़ने के लिए कौन कौन पहुंचा? आपने देखा वहां की फौज पहुंच गई यूनिफॉर्म पहन के। उसके बावजूद ये कहते हैं आतंकवाद के सताए हुए हम हैं, सबूत दो। अब एक बार फिर से सबूत मांग रहे हैं कि चाइना और टर्की हमारे साथ इन्वॉल्व थे, सबूत दो। दूसरा सबूत हमारे पास है, अजीत डोभाल दे सकते हैं। इनके कम्युनिकेशन वो जो है हैक किए गए एनटीआरओ के द्वारा, वो अवेलेबल हैं। क्या बातचीत हुई है, हाँ, तो वो भी पता है। लेकिन ये मत सोचेंगे पता नहीं है, वो भी पता है। वो तो जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब तो रॉ ने परवेज मुशर्रफ अपने जनरल के साथ बात कर रहा था। परवेज मुशर्रफ बीजिंग में बैठा हुआ था, वो हैक करके वो रिकॉर्ड कर लिया था हम लोगों ने। तो अगर वो तक रिकॉर्ड कर लिया था तो सबूत पूरे हैं। लेकिन क्या तुम्हारी नौकरी की है कि तुम्हारे मांगने पर सबूत दें? अगली खबर देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बरपाया कहर। 1 हफ्ते के अंदर दूसरा जहाज भी डुबोया। इटर्निटी सी नामक मालवाहक जहाज डुबो दिया। हमले में कम से कम 4 क्रू मेंबर्स की मौत और 15 लापता। सर, ये रेड सी में हूती एट विल किसी भी जहाज को कभी भी निशाना बनाकर डुबा कैसे देता है? कहां जाती है अमेरिका की और इजराइल की ताकतें? देखिए, ताकत ये हूती जो है, जिसे कहते हैं पागल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। हाँ। उसके बाद जो भी सामान है, अब ये मालवाहक जहाज है, इसके पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई चीज नहीं है।
ये सिटिंग डक है, इसको उसने अपने रॉकेट से मार दिया। ठीक। उसके पास रॉकेट्स मिसाइल से तो है ही है, हम मानते हैं, क्योंकि वो कभी कभी इजराइल पर भी अटैक करता तो है। सर ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कहाँ जाती है फिर? मैरीटाइम सिक्योरिटी कहा जाती है, और वो जो वहाँ यूरोपियन शील्ड बना हुआ है वो कहा जाता है। तो ये एक तरफ से फेलियर है आपने जो कहा, लेकिन ये मालवाहक जहाज को डुबोना कोई बहुत वीरता का काम नहीं है। अब हूती की पिटाई डबल होगी, अब हूती की पिटाई डबल होगी। प्रतिशोध एक और प्रेडिक्शन कर रहा है आने वाले दिनों में। आप ये देखिएगा, अगली खबर देखिए, भारत ने बनाया पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली। मिसाइल की वास्तविक समय में सटीक ट्रैकिंग करने में सक्षम, जमीन, समुद्र और विमानों में किया जा सकता है ये तैनात। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस EOTS। अब ये क्या होता है? मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स क्या होते हैं? कैसा होता है मिसाइल को रियल टाइम पकड़ना? क्या क्या ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मामला सरलीकरण वाला नहीं है, ये हाईली टेक्निकल मामला है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। देखिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये यहाँ पे ग्राफिक्स में अगर देख के आप बता सके हमारे दर्शकों को ये क्या होता है सर? ये ग्राफिक्स जैसा मुझे दिख रहा है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब ये है कि मेरे पास आपका दृश्य आ रहा है। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक आई से दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। अब मैं उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बन गया। अगर वो इलेक्ट्रिकल जब पल्सेस में आ गया तो मैं अब आपको ट्रैक कर सकता हूं। अच्छा। और मैं अपनी जो लाइब्रेरी है, पिक्चर लाइब्रेरी, उससे मैच करके जान सकता हूं कि ये आप ही हैं जिसको मुझे मारना है या कोई और है। किस तरह की मिसाइल है? किस तरह मिसाइल है, किस तरह का जहाज तो हमको क्या मारना है उसके लिए? किस जगह का मरकज है, राइट, जिसको मारना है उसको। सर क्या मिड एयर करेक्शन हो पाता है? हाँ, मिड एयर करेक्शन, मतलब बीच में चलते चलते करेक्शन। यही मैं सोच रहा था इसको देख के। जितना मुझे समझ में आया, ये तो एयरफोर्स के हैं सर, हमारे सीनियर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इतना अगर इनपुट मिल रहा है मिसाइल को तो किस चीज के लिए मिल रहा है? अच्छा, तो बीच हवा में इसको इनपुट मिल रहा है। इनपुट मिल रहा है, इट इज चेंजिंग ट्रैक, रास्ता बदल रहा है। उसके बाद जब आप नीचे पहुंचे, करीब पहुंचे, सो टर्मिनल फेज कहते हैं, तब आप नोटिस भी करेंगे कि मुझे दिनेशी को मारना है या गौरव को मारना है। ओके। मतलब ये समझ लीजिए कि थ्रू आउट आप अपनी मिसाइल के साथ कम्युनिकेशन में है, मिसाइल को बात बता रहे हैं आप, और जब करीब पहुंचे, अगर उसी समय आपको लगा नहीं टारगेट ये नहीं, टारगेट वो होना चाहिए, आपने उसी समय बदल दिया। मिड एयर करेक्शन इसका नाम है। और पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने मचाया कहर। अगली खबर फ्लैश कीजिए, अगली खबर, बलूच विद्रोहियों का कहर। 9 लोगों को बस से उतारकर हत्या की, पहले लोगों से पहचान पूछी और फिर गोली मारी। सभी मृतक पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। पाकिस्तान को इस समय कई दवाइयां वो पिलाई जा रही हैं जो वो दुनिया को पिला रहा था। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने यही बात करी थी पहलगाम में, कोई डाउट नहीं है। चित्ती सिंहपुरा में उन्होंने सिखों से पूछ के सिखों को मारा धर्म, यहां पे उन्होंने पहलगाम में हिंदुओं को मारा। यही पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ बलोचिस्तान में हो रहा है कि चुन चुन के बस से उतारते हैं और मारते हैं। आज से 48 घंटे पहले उन्होंने क्या करा था, एक पूरी पाकिस्तानी फौज की चौकी पर कब्जा कर लिया, करीब 16 लोगों को मारा, पहले 13 लोगों को मारा था और बाद में 3 और लोग मर गए। तो लगातार दर लगातार ऑपरेशन बाम के तहत बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फोर्स, ये सारे के सारे जो संगठन हैं मिलकर अटैक कर रहे हैं। और एक साथ आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन हो रही है कि ऐसी कई जगह हैं जहां पे चुंगी नाके पे BLA खड़ा है, चुंगी नाके पे ऐसे खड़ा है BLA, पाकिस्तान आर्मी की ट्रक आता है सामने, वो देखता है BLA वाला खड़ा, यू टर्न लेके भाग जाता है। ये हाल है बलूचिस्तान के अंदर। जब तुम बाम कहते हो, मुझे लगता है कि बाम लगा रहे हो। नहीं, वो वाकई माइग्रेन पे आप बाम ये सर, बाम जो है, बाम तो सीढ़ी को कहते हैं वैसे। बाम से उतरती है जब हसीन पोसीदा जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये बाम जो है मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आना, ये बाम ऑपरेशन जो है, ये क्या आखिरकार ये बड़ा मुश्किल करने वाला पाकिस्तान के लिए? ये मुश्किल कर चुका है ऑपरेशन बाम, क्योंकि जो बलोच विद्रोही हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स, वो अब डायरेक्टली इनके कैंप्स में, पाकिस्तान के जो हेल्ड कैंप्स हैं जहां पे पाकिस्तानी आर्मी है, वहां पे पहले भी अटैक करते रहे, ऐसी बात नहीं कि पहला अटैक है, लेकिन अब अटैक और तेज हो गया है एंड दे हैव स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी कैंप्स। तो ये जो दवाई आपको दी जा रही है पाकिस्तान में, खास तौर से वहां की जो आर्मी और वहां का ये कथित पॉलिटिकल रिजीम है, ये दवाई आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आने वाले दिनों में आपको ये और मिलेगी। ये खबर देखिए, भारत बना रहा है अवैक्स विमान। ब्राजील के साथ मिलकर ये काम, आसमान में आंख का काम करता है अवैक्स, और ब्राजील के साथ मिलकर ये खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, अपने दोस्त बनाने के मामले में किनके साथ हम काम करेंगे, ये भी मैंने सुना था कि
15 जो हमने मारा था, जी। उसकी भी जो हमने खोज खबर ली है अपने कुछ दोस्त कंट्रीज के साथ हमने साझा की। जापान के साथ हमने जापान शेयर के करी है, साथ, बिल्कुल जी। ठीक है। और ये जो खबर आप एवेक्स की बताया, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इसमें क्या है कि जो जहाज है या तो बोइंग या बॉम्बार्डियर का आपने बॉडी ले ली, खूबसूरत ग्राफिक्स जी, बोइंग या बॉम्बार्डियर से आपने इसकी बॉडी ले ली, लेकिन जहाज हमने नहीं बनाया। लेकिन इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मामला है, इसका पूरा जो खोज खबर वाला मामला है, जो इसकी सॉफ्टवेयर है, वो सारी की सारी इंडिजिनस है और वो बनाई है डीआरडीओ ने। ये सबसे बड़ी बात है। सो वी आर टेकिंग सम टेक्नोलॉजी फ्रॉम ब्राजील, बट द मेन टेक्नोलॉजी इज मेड इन इंडिया। नहीं, गौरव बिल्कुल सही बोला है। जी। ये बनता है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स सर, कैप्स में, सर, बैंगलोर में बनता है। और ये जैसे गौरव ने बताया, ये जहाज ब्राजीलियन है और उसमें जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो डीआरडीओ ने अपने आप बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार आपके शो में ही बोला था कि हमें जो उसके लिए चिप चाहिए, जो उस जिसको ये आइजा रेडार बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार, उसकी जो चिप होती है वो हम बनाने लगे हैं। वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है बनाने के लिए, और गैलियम आर्सेनाइड से बनाते थे। गैलियम आर्सेनाइड वाली अब हम बनाने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कभी सपना था भारत में बनाया जाना, अब वो मूर्त रूप ले रहा है, हम करने डीआरडीओ लगे। ने बहुत सक्षम किया है। इसके बाद आप देखिएगा, ये बड़ी चीज है अपने आप। तो डीआरडीओ की जय हो। आत्मनिर्भर बनाने के मामले में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और अगली खबर देखिए, देश में पहला माउंटेड गन सिस्टम बना। 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में शूट एंड स्कूट, मारो और वहां से अलग हो जाओ। इसकी क्षमता माउंटेड गन सिस्टम में 155 to 152 कैलिबर की तोप लगी हुई है। और ज्यादा बताएंगे मेजर गौरव आर्य। देखिए साहब, ऑटोमेटिक लोडिंग है। सबसे पहले ये देख लीजिए, हाँ। ऑटोमेटिक लोडिंग है, यानी कि एक रोबोटिक आर्म है जो शेल लेता है, शेल को लोड करता है। कंप्यूटर पूरा का पूरा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है और गन फायर करती है। और फायर करने के बाद लिफ्ट करते हैं गन को ऊपर, अपने आप लिफ्ट होती है हाइड्रोलिक से और मूव कर जाती है। शूट एंड स्कूट, यानी कि आपने ठोका, आप भागे वहां से। क्यों? क्योंकि काउंटर बॉम्बार्डमेंट आएगा। जब दुश्मन आपके शेल का फ्लाइट पाथ समझ लेगा, तो फिर उसका कंप्यूटर बोलेगा कि शेल यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इंडिया का, यहीं पर वापस बम मारो। उससे बचने के लिए आपने फायर करा, आप वहां से गए। यही काम हमास करता था। हमास क्या करता था कि अस्पताल के ऊपर लगाए रॉकेट और इजराइल को मारा। जब इजराइल का कंप्यूटर यह रीड करता था कि हमास यहां से फायरिंग कर रहा है, तो इजराइल का कंप्यूटर वहीं पे मिसाइल भेजता था। अब इजराइल को क्या पता कि जो मिसाइल का ओरिजिन का पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली अ हॉस्पिटल। फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं कि काउंटर बॉम्बार्डमेंट कैसे काम करती है। और ये है, उसके लिए वेपन लोकेटिंग रेडार लगता है, जो कि स्वाति हमारे पास है। तो हमने बनाया है कि अगर वेपन लोकेटिंग रेडार भी उसके पास हो, तो आप वहां से कट लिए। ओ, तो ये इस तरीके से मारना और वहां से फिर अलग जगह पे शिफ्ट हो जाना, ये टेक्नोलॉजी। और ये भारत अब खुद मुख्तारी के साथ करने लगा है। और शाही अंदाज में श्रीलंका के दौरे पर असीम मुनीर, मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज और अच्छे से समझ लीजिए। खास चार्टर्ड प्लेन से श्रीलंका जाएंगे मुनीर, सही। बाइक सवार गार्ड्स के साथ चलेंगे मुनीर, और लग्जरी सिटी टूर और हेलीकॉप्टर की सवारी भी करने वाले हैं मुनीर। कटोरा छाप कंट्री में अपने नागरिकों को कटोरा पकड़ाकर वहां के फील्ड मार्शल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। और क्यों श्रीलंका जा रहे हैं, मैं आपको आज ये भी बता दूं। ये बाद में खुलासा होगा, 1 महीने बाद हो सकता है या 2 महीने बाद। आज मैं बता दूं, ये चाइना का पैगाम लेकर जा रहा है। ये चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं श्रीलंका को देने के लिए। पाकिस्तान भिखारी देश है, क्या लेगा और क्या देगा। ये चाइना का एक बहुत महंगा कुरियर बॉय है। ये चाइना का कुरियर लेकर जा रहा है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर पैसे खर्च करवा रहा है अपनी सरकार के, अपनी गवर्नमेंट के। ऐश और याशी करेगा, गोल्फ खेलेगा, अच्छे अच्छे खाने खाएगा, 5 स्टार 7 स्टार होटल के बीच रिजॉर्ट में रहेगा, ऐश करेगा, वापस आएगा। लेकिन ही इज नथिंग मोर देन अ कुरियर बॉय फॉर द चाइनीज। ये चाइनीज का मैसेज ले तो जाता है। मुनीर तो खाएगा वहां पनीर, लेकिन अपनी आवाम को उसने क्या पकड़ा रखा है, देखिए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। सर, आवाम इस तरीके से कटोरा लेके खड़ी है जी, और ये फील्ड मार्शल मौज कर रही है। वहां के मंत्रियों को जी, कह दिया गया फॉरेन टूर पे मत जाओ जी। उनको कह दिया गया अगर कभी जाओ तो होटल मत रुकना, देखना कहीं सराय वराय हो तो रख लेना डेरा। और ये जा रहे हैं वहां 7 स्टार में रुकेंगे। ये मंत्री थोड़ा ना, ये तो मालिक है पाकिस्तान का भाई। ये मालिक है, ये माई बाप है पाकिस्तान का। ही इज लिटरली द ओनर ऑफ पाकिस्तान। अगर ये अय्याशी नहीं करेगा, चाहे अय्याशी के लिए इसके प्रधानमंत्री को भीख मांगनी पड़े IMF के पास, ये चार्टर्ड जेट लेकर जा रहा है। आपको लगता है अकेले जा रहा है? आपको लगता है अकेले जा रहा है? इसके साथ 100-200 की फौज जाएगी, इसकी सिक्योरिटी जाएगी, इसके और जर्नल जाएंगे। वो जाते रहे, लेकिन मरियम तो पाकिस्तान में है वैसे।
मेरा भी, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, ये जी। जब कभी कोई पाकिस्तान में खास तौर से सेना का मुखिया जी। श्रीलंका जाता है, जी। तो फिर पाकिस्तान की लंका क्यों लग जाती है? पाकिस्तान की लंका लगती है श्रीलंका से। पिछली बार मुशर्रफ गया था गोल्फ खेलने के लिए, तब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया था। पिछली बार जब मुशर्रफ की फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया था, फिर 2-4-5 मिनट का तेल बाकी था, फिर कराची में लैंड हुआ, फिर वहां पे कू हो गया, नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उसकी पिटाई शिटाई हुई। नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था प्लेन में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जब ले जा रहे थे तख्ता पलट के बाद एक जहाज में, तो नवाज शरीफ जोर जोर से बोलने लगा। एक सर्विंग ब्रिगेडियर जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, उसने नवाज शरीफ के गाल पे हाथ रख दिया, बड़ी तेज प्रधानमंत्री के गाल पे हाथ रख दिया और बोला कि बेटा चुप रहो वरना बहुत पिटोगे। लोकतंत्र ऐसा होता है, आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों से या सीडीएस से मुलाकात करते हैं, आपने देखा होगा श्रद्धा का भाव क्या होता है इन ऑफिसर्स की निगाहों में। और यहां आप देख रहे हैं वो ब्रिगेडियर साहब नवाज शरीफ को थप्पड़ मार रहे हैं, और एक मेजर साहब ने इमरान खान के साथ जेल में जो किया है उसका तो जिक्र भी मैं नहीं करना चाहता। अगली खबर बताऊंगा आपको, पाकिस्तान में सच बोलने की सख्त सजा, 27 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया, देश विरोधी खबर बताकर कोर्ट ने लगाया बैन। इमरान खान की पार्टी ने प्रतिबंध पर उठाए सवाल। इमरान खान बेचारे अब भी बड़ा जोखिम ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल इमरान खान जोखिम ले रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जब हमने यूट्यूब चैनल्स पे बैन लगाया था, तब पाकिस्तानी बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत ने कैसे हमारे यूट्यूब चैनल्स को बैन लगा दिया। अब ये जो पाकिस्तानी है बेचारे, ये दो तरफ से मारे गए। एक तो इनको इंडिया ने बैन कर दिया, फिर इनको पाकिस्तान ने बैन कर दिया, यानी कि इनको दोनों साइड से सिर्फ फील्डिंग करने को मिली, इनको बैटिंग नहीं मिली। अच्छा, एक और चीज जो पाकिस्तानी बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि तो क्या हुआ 27, आपको पता है 2012 और 2015 के बीच में पूरा का पूरा यूट्यूब पाकिस्तान में बैन था। लेकिन ये जो आप बता रहे 3 हैं, साल नो यूट्यूब इन पाकिस्तान, नो यूट्यूब इन पाकिस्तान, 3 साल 3 साल तक नो यूट्यूब इन पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं कि देखिए वहां के यूट्यूबर्स को केवल फील्डिंग मिली, बैटिंग की बारी आई तो कह दिया चलो अब शाम हो गई, बैट मेरा है, मैं लेकर मुनीर भाग गए बैट। अगली खबर देखिए, चीन ने अपना नया रेडार दुनिया को दिखाया, स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने में सक्षम JY-26 रेडार, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कर सकता है तबाह। ये क्या है सर, ये बड़ा ये लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा साउंड स्पीकर हो क्या है ये? ऐसा ये रेडार भी वैसा ही है जैसा PL-15 था, जैसा PL-17 था, लेकिन हाँ ये भी आइजा रेडार ही है, एक्सपोर्ट वर्जन है सर ये। अच्छा। और इसमें भी उसी तरह की क्षमता है। अगर मैं इनका जब ब्रोशर देखता हूं तो बहुत इंप्रेस हो जाता हूं। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन जब काम देखता हूं तो समझ में नहीं आता काम को क्या माने क्या ना माने। तो ये सब मिला करके आप ये समझिए रेडार की जो बातचीत हो रही है अच्छी है, बहुत अच्छा रेडार है, और इसमें क्षमताएं हैं जो बताई गई हैं। कुछ हजारों किलोमीटर की बात हो रही है कि आप देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को। लेकिन इसको आजमाना पड़ेगा। स्टेल्थ को पकड़ने के लिए आपको इतने से ही काम नहीं चलेगा। स्टेल्थ को पकड़ने के लिए आपको कुछ और भी रेडार लगाने पड़ेंगे, कुछ और चीजें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान और चाइना में एक फर्क है, पाकिस्तान वाले सीधे थर्मोकोल और कार्डबोर्ड का बना के दिखाते हैं, ये थोड़ा असली लगने वाला दिखाते हैं, लेकिन जब काम नहीं करता तो कहते हैं तो एक्सपोर्ट वाला वर्जन था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इजराइल में जारी हुआ नया फरमान, इजराइल के सैनिक पढ़ेंगे कुरान, अरबी सीखेंगे मोसाद के अधिकारी, खुफिया चूक सुधारने के लिए फैसला, इस्लाम की समझ बढ़ाएंगे इजरायली सैनिक। पहले भी वैसे ऐसा ही हुआ है कि इनके बीच में जो घुसा उसमें फर्क नहीं कर पाए, तमीज नहीं कर पाए, अपना वाला है दूसरों वाला है। और अब तो सर कहीं ऐसा ना हो कि खामनेई साहब जिन 2 लोगों के साथ रहते थे हमेशा, पता लगा एक यहूदी है, ऐसा ना हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए इजरायली जब करते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं, ये 70-80 साल से जब से इजराइल वजूद में आया है 48 से, तब से इजरायली यही करते आए हैं। क्योंकि अरबों के बीच से घिरे हुए हैं, इनकी जो परवरिश हुई है अरबों के साथ हुई है, दे नो अरेबिक कल्चर, दे नो अरेबिक लैंग्वेज, किस तरीके से नमाज पढ़ना है, किस तरीके से नियत बांधनी है, किस तरीके से और लोगों ने यहां तक बोला है, मुझे नहीं पता न्यूज कंफर्म्ड है कि नहीं, लेकिन यह भी लोगों ने बताया है कि जो पिलग्रिमेज होती है, चाहे वो हज हो, उसके लिए इजरायली जो हैं ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए सर्कमसिजन से लेकर नमाज पढ़ना, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, कोई कहां पे रह रहा है, सब कुछ अपने आप को अरब बना के और ये जाके वहां पे कि अपने नाम के आगे हाजी लगाना, एवरीथिंग दैट दे डू, ये इतने अंडर कवर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो अगर इतने ज्यादा रहते हैं तो इनको धर्म पूछ के गोली नहीं मारी जा सकती, ये कह रहे हैं। तो फिर ये बड़ा खतरा हो जाएगा ईरान के लिए। और अगली खबर देखिए, इजराइल की गाजा पट्टी पर भारी बमबारी, हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला, इजराइल का आक्रमण लगातार जारी, हमलों में 34 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। वैसे ये कह रही है, इजराइल कह ये रहा है कि
कि एक बार पूरा साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और उसके बाद फिलिस्तीनियों को फिर से बसाएंगे। क्लीन एंड होल्ड। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि ये फिलिस्तीनियों में और हमास में तमीज करना पहले से मुश्किल है और ये फिर से वहां पर कह रहे हैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर से फिलिस्तीनियों को बसाएंगे। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो है। हाँ, पहला ये कि हमास की कमर ही नहीं तोड़ना है, हमास को खत्म कर देना ठीक है। और दूसरा है होस्टेजेस को लेके आना है। ठीक। और इन दोनों में सहायक ये होगा कि आप जो कहते हैं क्लीन एंड होल्ड, पहले सफाई करो फिर वहां अपनी जाम वर्चस्व कर लो। वर्चस्व, ये डॉक्ट्रिन है। हाँ। ये इनका डॉक्ट्रिन है। हाँ। तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं। हाँ। और फिर सफाई भी चल रही है। ये दोनों होता रहेगा। और इधर अमेरिका और ईरान बातचीत पर बड़ी खबर है। मीटिंग से पहले ईरान ने शर्तें रखी हैं। पहले अटैक नहीं करने की गारंटी दे अमेरिका से शर्तों के साथ बात करेगा ईरान। न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का मांगा मुआवजा। ये गारंटी इस समय ट्रंप खुद की नहीं दे पा रहे हैं और ईरान उनसे गारंटी मांग रहा है कि पहले अटैक नहीं करोगे। नहीं भाई, ट्रंप दे देगा गारंटी। अच्छा, गारंटी दे देगा। ट्रंप गारंटी पहले भी तो ट्रंप ने दी थी। हाँ। कि तुम चिंता मत करो, संडे को तुम्हारी मीटिंग है स्टीव विटकॉफ के साथ, ध्यान रखना, लेट मत होना, सैटरडे को रिमाइंडर दूंगा, चुपचाप टाई पहन के पहुंच जाना। हाँ। मेरे बंदे के साथ तुम्हारी मीटिंग है, तुम्हारी और इजराइल की मैंने दोस्ती करानी है, कोई अटैक नहीं होगा। हाँ। ट्रंप की तरफ से मैसेज गया। हाँ। फ्राइडे को ठोक दिया। तो यही फिर उसने बोला कि 2 हफ्ते लूंगा मैं। हाँ। 2 हफ्ते। हाँ। 2 हफ्ते तक कोई बात नहीं करेगा, 5 दिन के बाद फिर ठोक दिया। तो अब इशू ये है कि ये जो कहते हैं ना कि ट्रंप कहता है कि नहीं कोई अटैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं पता। ट्रंप मुझे लगता है ये जो जोकर इन द पैक होता है ना, हाँ। कहीं पे भी फिट कर दो। हाँ। ट्रंप इज लाइक दैट। आज की तारीख में मुआवजा मांग रहे हैं भाई लोग। हाँ। मुआवजा मांग रहे हैं, तुमने बहुत मारा, मुआवजा दो। सही बात। ये देखिए, तो ये मतलब कुल मिलाकर ट्रंप गारंटी देंगे, लेकिन गारंटी इस बात की गारंटी होगी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगली खबर यह है कि मलेशिया से हेलीकॉप्टर हादसे की खबर है। युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये एक खास ड्रिल चल रही थी जिसके दौरान हादसा हुआ। पुलिस का हेलीकॉप्टर नदी में गिर गया। उड़ान भरते ही पुलिस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं सर, ये क्यों होती हैं? ट्रेनिंग की कमी से, मशीनरी की गड़बड़ी से क्यों होता है? एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, एविएशन है, इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। और हेलीकॉप्टर के साथ सबसे खास बात यह है, जो इस तरह पुलिस हेलीकॉप्टर है तो छोटा वाला, हल्का वाला होगा, कि अगर विंड किसी तरीके से सी में, जैसा मैं सुन रहा हूं सी में हुआ है, तो समटाइम देयर इज अ साइक्लोन काइंड ऑफ थिंग व्हिच कम्स अप। अगर ये उसमें फंस गया तो गिर जाएगा। तो ये अब आज के प्रतिशोध को हम समाप्त करें, लेकिन उससे पहले सर मैंने देखा पाकिस्तान की करेंसी में 1000 रुपए के नोट में आपकी तस्वीर, ये क्यों, कब हुआ है सर? ये होता रहता है, ये इज्जत देते हैं बाबा कौम को। जिन्ना को डिस्प्लेस कर दिया था मैंने। जिन्ना इनका बाबा कौम था, फादर ऑफ द नेशन। फिर बोला कि नहीं साहब, मेजर गौरव वारिया को बाबा कौम बनाएंगे। तो आप इंटरनेट पे जाइए, पाकिस्तानी खुद ही बना देते हैं मेरी फोटो वोटो डाल के। तो आप देख लेंगे मेरी फोटो है, इनके 1000 रुपए के नोट पे गौरव वारिया की फोटो लगा रखी है। पाकिस्तानियों ना करते रहते हैं बेचारे, बच्चे हैं अपने, कोई बात। कहते हैं अपने बच्चे कहते हैं कि प्रतिशोध हद से जब बढ़ता है तो कई बार मोहब्बत में भी बदलता है। होता है क्या ऐसा? आप बताइएगा किस दिन। आज आपके लिए बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद।